आज की वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक्स सीरीज़ का है। आपके साइंस पेपर में टोटल 80 में से मार्क्स होते हैं और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है पेपर कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और जनरल इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है कि आपके पेपर में 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। और इन 4 सेक्शंस में टोटल 36 क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 20 और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। सेक्शन ए में आपके 3 तरह के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड थर्ड वन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में लिखना है। सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चन हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to क्वेश्चन नंबर 26। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27 to क्वेश्चन नंबर 33 और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है। सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चन हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34 to क्वेश्चन नंबर 36। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का है। कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है और पार्ट्स दिए गए हैं और जिन क्वेश्चंस में आपको और पार्ट्स दिए गए हैं उनमें से आपको 2 में से एक ही करना है और जिस भी क्वेश्चन में ज़रूरी होगा आपको नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम बनानी होगी। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ मिरर कुड बी यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। इसका आंसर आएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। या आपको आंसर में सिर्फ कॉनकेव मिरर लिखना है या कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। अब इसका रीज़न क्या है। कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है उसका साइज ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा होता है जिसकी वजह से मिरर में इमेज क्लियरली विजिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फेनोमेनन ड्यू टू विच अ स्विमिंग पूल अपीयर्स लेस डीप देन इट रियली इज़। इसका आंसर आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आंसर में आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखना है या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द फेनोमेनन ड्यू टू विच अ स्विमिंग पूल अपीयर्स लेस डीप देन इट रियली इज़। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको और पार्ट दिया गया है और 2 में से आपको एक ही करना है। विच टाइप ऑफ लेंसेज आर थिनर इन द मिडल देन एट द एड्स। इसका आंसर आएगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है, मिडल में थिन होता है और एड्स पे थिक होता है। क्वेश्चन में अगर थिनर इन द मिडल की जगह थिकर इन द मिडल होता उस सूरत में इसका आंसर होता कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मिरर मिडल में थिक होता है और एड्स पे थिन होता है। और पार्ट, द पावर ऑफ लेंस इज प्लस 2.5 डायोप्टर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज़ एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। एक लेंस है उसका पावर है प्लस 2.5 डायोप्टर। आपको लिखना है ये कौन सा लेंस है और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। फोकल लेंथ एफ किसके बराबर होती है, एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पी। पी इज पावर ऑफ लेंस विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पी की जगह 2.5। 1 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू 0.4 मीटर। 0.4 मीटर फोकल लेंथ होगी। 0.4 को अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 0.4 इंटू 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं विच इज इक्वल टू 40 cm। फोकल लेंथ इज प्लस 40 cm। लेंथ किस लेंस की पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। सो हमारा आंसर क्या होगा, द लेंस इज कॉन्वेक्स एंड इट्स फोकल लेंथ इज प्लस 40 cm। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ वाइट लाइट हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। लीस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है। इसका आंसर आएगा वायलेट। वायलेट की लीस्ट वेवलेंथ होती है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेड कलर की होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज द फ्यूज वायर मेड। फ्यूज वायर टिन और लेड एलॉय की बनी होती है। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ टिन एंड लेड एलॉय। Question number 6, out of an AC generator and a DC generator which one uses slip rings। इसका आंसर आएगा AC जनरेटर। AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज़ होती हैं जबकि DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू द एलिमेंट। इसका आंसर आएगा कैल्शियम। यहाँ पर आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटमिक नंबर्स पे डिपेंड है जबकि न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन इंक्रीजिंग एटमिक वेट्स पे डिपेंड है।
क्वेश्चन नंबर 8 में और पार्ट दिया गया है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मिथेनॉल? मिथेनॉल का कॉमन नेम क्या है? इसका आंसर आएगा मिथाइल अल्कोहल। नेम द प्रोडक्ट व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू ईथीन। ईथीन में जब हाइड्रोजन ऐड किया जाता है उस वक्त कौन सा प्रोडक्ट बनता है? उस वक्त ईथेन बनता है जो सिंगल बॉन्डेड होता है। ईथीन डबल बॉन्डेड होता है, इसमें जब हाइड्रोजन ऐड किया जाता है उस वक्त डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ईथेन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल हैविंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम्स इज। इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है जिसके एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 10, बी स्टिंग्स कैन बी ट्रीटेड विद। बी स्टिंग्स को किससे ट्रीट किया जाता है? विनेगर से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से या लेमन जूस से। इसका आंसर आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेम वन ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है जो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकता है। एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं, जैसे इकोलाई, एक्टिनोमाइसिस, बैक्टीरियोइड्स एंड क्लोस्ट्राइडियम। आप कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फूड पाइप? फूड पाइप को गुलेट भी कहते हैं और ओसोफेगस भी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द फीमेल सेक्स सेल्स इन ह्यूमन्स कॉल्ड? ह्यूमन फीमेल सेक्स सेल्स को ओवा भी कहते हैं और एग भी कहते हैं, और मेल सेक्स सेल्स को स्पर्म कहते हैं। फ्रॉम क्वेश्चंस 14 to 16, two statements, assertion A, reason R are given. Select the correct answer from codes A, B, C and D as given below. क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक है assertion, दूसरा है reason। करेक्ट आंसर आपको कोड से सिलेक्ट करना है, कोड A, B, C एंड D। A part, both A and R are true and R is correct explanation of assertion। अगर assertion भी true है और reason भी true है तो आप लिखोगे both A and R are true, और अगर reason भी correct explanation है assertion की तो आप लिखोगे and R is correct explanation of assertion। B, both A and R are true but R is not correct explanation of assertion। अगर assertion भी correct है और reason भी correct है तो आप लिखोगे both A and R are true, और अगर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन की तो आप उसके लिए लिखोगे बट R is not the correct explanation of assertion। एजर्शन और रीज़न सही होने के बावजूद रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सी पार्ट, अगर एजर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है तो आपको सिंपली लिखना है A is true but R is false। डी पार्ट, अगर एजर्शन गलत है और रीज़न ट्रू है तो आपको सिंपली लिखना है A is false but R is true। क्वेश्चन नंबर 14, एजर्शन, स्पोर्स आर यूनिसेल्युलर बॉडीज। स्पोर्स यूनिसेल्युलर बॉडीज होती हैं, ये ट्रू है। रीज़न, द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैचुरेशन। जो पेरेंट बॉडी होती है वो मैचुरेशन के टाइम स्मॉलर पीसेस में ब्रेकअप हो जाती है, ये भी ट्रू है। अब देखना है क्या पेरेंट बॉडी का स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होने की वजह से स्पोर्स यूनिसेल्युलर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पेरेंट बॉडी का स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होने की वजह से स्पोर्स यूनिसेल्युलर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में आप लिखोगे बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of assertion। क्वेश्चन नंबर 15, assertion, नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड केयरफुली। नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ये सही है। रीज़न, रिसोर्सेज आर फिनाइट इन सप्लाई। रिसोर्स की सप्लाई फिनाइट है, लिमिटेड है। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज ट्रमेंडसली इंक्रीजिंग, और ह्यूमन पॉपुलेशन ट्रमेंडसली इंक्रीज हो रही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ A and R आर ट्रू। एक तरफ नेचुरल रिसोर्सेज फिनाइट हैं, लिमिटेड है, और दूसरी ओर ह्यूमन पॉपुलेशन ट्रमेंडसली इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ जाएगी। चूँकि सप्लाई फिनाइट है इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये हमारी आने वाली जनरेशन्स तक भी पहुँच सके। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा कोड A, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of the assertion। क्वेश्चन नंबर 16,
assertion, the sex of a child is determined by the mother, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि बच्चा लड़का होगा या लड़की ये फादर पे भी डिपेंड करता है और मदर पे भी, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न, ह्यूमन्स हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ह्यूमन्स में दो किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं, XX एंड XY, ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। XX क्रोमोसोम फीमेल्स में होता है और XY क्रोमोसोम मेल्स में। क्वेश्चन नंबर 17 में पैसेज दी गई है और इस पैसेज में से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। पैसेज, ऑल द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैव अ हीटिंग एलिमेंट व्हिच हेल्प्स इन कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रिकली हीटिंग अप्लायंसेस डिवाइसेस हैं उनमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है और ये हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला पार्ट, द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस आर यूजुअली मेड ऑफ। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो यूजुअली किससे बनाया जाता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम, वो नाइक्रोम से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सूटेबल फॉर अ फ्यूज वायर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, थिक एंड शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा पार्ट, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ। इसका आंसर आएगा करंट। क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ पार्ट, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बिकम। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1/4। क्वेश्चन नंबर 17 का फिफ्थ पार्ट, इन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 18 में भी पैसेज दी गई है जो केमिस्ट्री में से है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो पैसेज थी वो फिजिक्स से थी। क्वेश्चन नंबर 18 में जो पैसेज है इसमें से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको 4 ही के आंसर लिखने हैं। An acid is a substance which dissociates on dissolving in water. To test for acids, indicators are used. डिसोसिएशन एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें जो कंपाउंड होता है वो आयन्स में स्प्लिट हो जाता है। एसिड को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है, आयन्स में स्प्लिट हो जाता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये डिसोशिएट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है H पॉजिटिव आयन्स में और Cl नेगेटिव आयन्स में। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 1, द इंडिकेटर्स विच टर्न रेड इन एसिड सोल्यूशन आर। कौन से इंडिकेटर्स एसिड सोल्यूशन में रेड कलर के हो जाते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड सोल्यूशन में डाले जाते हैं और वो रेड कलर के हो जाते हैं, वो कौन से हैं? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। द प्रॉपर्टी विच इज़ कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड इज़ दैट दे। कौन सी प्रॉपर्टी विनेगर और कर्ड में कॉमन होती है? विनेगर और कर्ड दोनों एसिडिक हैं, एसिडिक सोर होते हैं, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, vinegar and curd have sour taste. The indicator which produces a pink color in an alkaline solution is। alkaline solution में कौन सा इंडिकेटर पिंक कलर प्रोड्यूस करता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन अल्कलाइन सोल्यूशन में पिंक कलर प्रोड्यूस करता है और एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है। One of the following is not an organic acid। इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इन चारों में से एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है और वो है कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन डी। ये तीनों, इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये तीनों ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट शोन बाय एसिड इज। एसिड कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते? एसिड का टेस्ट सोर नहीं होता, एसिड सोपी नहीं होते, एसिड लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करते, एसिड का pH लेस देन 7 नहीं होता। एसिड सोर भी होते हैं, लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट करते हैं और इनका pH लेस देन 7 भी होता है, लेकिन एसिड्स सोपी नहीं होते, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 में बायोलॉजी से पैसेज दी गई है और इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको 4 के आंसर्स लिखने हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई अराउंड देम। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों स्टिमुलाई को रिएक्ट करते हैं।
बट द मेथड इज़ नॉट सिमिलर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन जो रिएक्ट करने का मेथड होता है वो सिमिलर नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। प्लांट्स में अलग होता है और एनिमल्स में अलग होता है। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम। हायर एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस कौन मेंटेन करता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सेरेबेलम। सेरेबेलम मेंटेन करता है पोस्चर एंड बैलेंस। सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती हैं वो कितनी पेयर्स की होती हैं? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 31 पेयर्स की होती हैं और टोटल होती हैं 62। द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड कौन से ओरिजिनेट होता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मेडुला। मेडुला ऑब्लंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। द इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। ह्यूमन बॉडी में जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला इन फोर ब्रेन, मेडुला इन हाइंड ब्रेन, मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला इन मिड ब्रेन। अगर आपको मालूम है मेडुला ब्रेन के किस हिस्से में होता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। मेडुला हाइंड ब्रेन में होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी मेडुला इन हाइंड ब्रेन। सेरेबेलम, मेडुला एंड पोन्स और द पार्ट्स ऑफ। सेरेबेलम, मेडुला एंड पोन्स किसके पार्ट होते हैं? मिड ब्रेन के, हाइंड ब्रेन के, फोर ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के? क्वेश्चन नंबर 4 से आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आसानी से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा मेडुला हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? हाइंड ब्रेन। सेरेबेलम, मेडुला एंड पोन्स आर द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 20 में भी पैसेज दी गई है और इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 5 में से 4 ही क्वेश्चन करने हैं। फूड कंटेन्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू फूड चेन। फूड में एनर्जी होती है और ये एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फूड चेन के जरिए ट्रांसफ़र होती है। फूड चेन में पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर कंज्यूमर्स होते हैं और फिर डिकम्पोजर्स होते हैं। कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स होते हैं। सो फूड चेन की सीक्वेंस क्या होगी? पहले नंबर पे होंगे प्रोड्यूसर्स, सेकंड नंबर पे होंगे हर्बीवोर्स, थर्ड नंबर पे होंगे कार्निवोर्स और लास्ट पर डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 1 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन। इनमें से कौन सा ऑप्शन फूड चेन बनाता है? ऑप्शन ए ग्रास, वीट, मैंगो, ये तीनों प्रोड्यूसर्स हैं, ये फूड चेन नहीं बनाते। ऑप्शन बी गोट, काउ, एलिफेंट, ये तीनों कंज्यूमर्स हैं। एलिफेंट काउ को नहीं खाता और काउ गोट को नहीं खाती, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी ग्रास, गोट, ह्यूमन, ग्रास प्रोड्यूसर है, गोट और ह्यूमन कंज्यूमर्स हैं। गोट प्राइमरी कंज्यूमर है और ह्यूमन सेकेंडरी कंज्यूमर। ह्यूमन प्राइमरी कंज्यूमर भी होता है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी, लेकिन इस ऑप्शन में ह्यूमन सेकेंडरी कंज्यूमर है। गोट ग्रास खाती है और ह्यूमन गोट खाता है, इसलिए ऑप्शन सी फूड चेन बनाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी ग्रास, फिश, गोट, ग्रास प्रोड्यूसर है, फिश और गोट कंज्यूमर्स हैं। गोट हर्बीवोर है और हर्बीवोर्स फिश नहीं खाते, सो ऑप्शन डी भी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। इन अ फूड चेन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली। फूड चेन में पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, हर्बीवोर होता है, सैप्रोफाइटिक होता है या पैरासिटिक होता है? इनिशियल ऑर्गेनिज्म, पहला ऑर्गेनिज्म वही हो सकता है जो अपना खाना खुद बना सकता हो और वो होते हैं फोटोसिंथेटिक, जिनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। फूड चेन में थर्ड ट्रॉपिक लेवल किसने ऑक्यूपाई की होती है? पहली ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई करते हैं, सेकंड herbivores, third carnivores and fourth decomposers. So correct option is option A carnivores. One of the following is not a consumer. This one is giraffe, antipole और alligator, ये तीनों consumers हैं
और एल्गी प्रोड्यूसर है जो फोटोसिंथेटिक होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एल्गी। इन द फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ स्नेक, ग्रास, इंसेक्ट एंड फ्रॉग, द सेकेंडरी कंज्यूमर इज। एक फूड चेन है, इसमें स्नेक, ग्रास, इंसेक्ट और फ्रॉग है। आपको बताना है सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा होगा। इस फूड चेन में ग्रास प्रोड्यूसर है, स्नेक, इंसेक्ट और फ्रॉग कंज्यूमर्स हैं। ग्रास प्रोड्यूसर है तो इसको खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट है, ये ग्रास खाएगा। इंसेक्ट को खाएगी फ्रॉग, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर। और फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। क्वेश्चन में सेकेंडरी कंज्यूमर पूछा गया है तो इसका आंसर होगा फ्रॉग, फ्रॉग इज सेकेंडरी कंज्यूमर। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में दो किस्म की लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। वायर आर दे फाउंड, वो कहाँ होती है? वो रेटिना में होती हैं। व्हाट इज दिस टाइप कॉल्ड, इनको रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। और पार्ट, मेक द डायग्राम टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। और पार्ट में आपको रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन की डायग्राम्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 22। वाई डू स्टार्स ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट, इसका आंसर आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें आपको 2 मार्क्स का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23। टू रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm respectively are to be connected to a battery of EMF 6 volt so as to obtain maximum current flowing. Find the current in this case. एक बैटरी है 6 वोल्ट की, इसमें हमें 2 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है। कनेक्ट इस तरह करना है जिससे मैक्सिमम करंट फ्लो हो। मैक्सिमम करंट फ्लो उस वक्त होगा जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, और रेजिस्टेंस मिनिमम उस वक्त होगी जब रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा। मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करने के लिए रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, और मिनिमम करंट प्रोड्यूस करने के लिए रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, और सीरीज में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। इसलिए मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो किसके बराबर होगी? 1 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 विच इज़ इक्वल टू R1 की जगह 2 ओम और R2 की जगह 4 ओम। 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, वो किसके बराबर होगी? 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8 विच विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 8 ओम। नाउ करंट I किसके बराबर होगा? V डिवाइडेड बाई R। V की जगह 6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की जगह 6 डिवाइड बाई 8 विच विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 6। 8 को ऊपर चढ़ाएंगे इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 विच विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 6 विच विल बी इक्वल टू 8 एम्पियर। मैक्सिमम 8 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और पार्ट, find the energy transferred by a 100 watt electric bulb in 1 minute. 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब 1 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड किसके बराबर आएगा? पावर इनटू टाइम। पावर 100 वाट दिया गया है और टाइम 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स विच विल बी इक्वल टू 100 इंटू 60 विच विल बी इक्वल टू 6000 जूल्स। 6000 जूल्स एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। Question number 24. What is magnetic field? State any 2 properties of magnetic field lines. Magnetic field क्या होता है और 2 examples लिखनी है magnetic field lines की। Question number 25. What do you understand by endothermic reaction? Give one example. Endothermic reaction क्या होती है इसकी definition लिखनी है और एक example लिखनी है। Question number 26. What is corrosion? Name any 2 metals which do not corrode easily. Corrosion क्या होता है और 2 metals का नाम लिखना है जो easily corrode नहीं होते। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 27। वाई आर फॉसिल फ्यूल्स क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? फॉसिल फ्यूल्स को एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्लासिफाई क्यों किया जाता है? फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? और पार्ट, व्हाट इज बायोमास? गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इट। बायोमास क्या होता है और इसकी 3 एग्जांपल्स लिखनी है।
Question number 28. What is decomposition reaction? Give two examples of decomposition reaction. Decomposition reaction क्या होती है और इसकी दो examples लिखनी है. Question number 29. How does the size of atom generally vary in going from left to right in a period of the periodic table? Why does it vary this way? पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटमिक साइज वेरी करता है. ये कैसे वेरी करता है और ये वेरी क्यों करता है? क्वेश्चन नंबर 30. What is the difference between a mineral and an ore? Name one ore of sodium. What is the chemical formula of sodium compound present in this ore? मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है वो लिखना है और साथ ही एक ओर का नाम लिखना है जिसमें सोडियम प्रेजेंट होता है और जिस ओर का नाम आप लिखोगे उसमें जो सोडियम कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसका केमिकल फार्मूला भी लिखना है. क्वेश्चन नंबर 31. एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स. लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ इट. वेजिटेटिव प्रोपगेशन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स. दो एग्जांपल्स लिखनी है और इन्हीं एग्जांपल्स से वेजिटेटिव प्रोपगेशन को एक्सप्लेन करना है और साथ ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो एडवांटेजेस लिखने हैं. Question number 32. What is meant by acquired and inherited traits? Explain with one example each. Acquired और inherited traits का क्या मतलब होता है ये लिखना है और दोनों की एक एक एग्जाम्पल लिखनी है जिससे इनको एक्सप्लेन किया जाए. Question number 33. Why should we conserve forests and wildlife? हमें forests और wildlife को क्यों कंजर्व करना चाहिए? सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के आंसर्स लिखने हैं और इन क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस भी दी गई है. क्वेश्चन नंबर 34. पार्ट ए. कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्चुअल इमेज यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस अ डाइवर्जिंग लेंस. वर्चुअल इमेज की आपको रे डायग्राम बनानी है यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस. दोनों में आपको वर्चुअल इमेज की रे डायग्राम बनानी है. बी पार्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इमेजेस फॉर्म्ड अबव. कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनेगी उनकी डिफरेंस भी आपको लिखनी है. और पार्ट ए. स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है और इसी के आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं. Part B. An object 1 centimeter tall is placed 30 centimeter in front of a convex mirror of focal length 20 cm. Find the size and position of the image formed by convex mirror. Convex mirror के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है. इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर और ये मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 20 cm. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और ये इमेज मिरर के राइट साइड में बनती है और इसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट साइज से छोटा होता है. इस इमेज का साइज क्या होगा और ये मिरर से कितनी दूरी पर होगी आपको ये फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 35. पार्ट ए. गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वन होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. एक एक होमोलॉग का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है. C3H6 के एक होमोलॉग का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है. C2H6 के एक होमोलॉग का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है. इसी तरह C2H2 के एक होमोलॉग का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है. C3H6 एल्कीन है, इसी तरह C2H6 एल्केन है और C2H2 एल्काइन है. एल्कीन्स की होमोलॉगस सीरीज ईथीन से स्टार्ट होती है. ईथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड सो ऑन. इसी तरह एल्कीन्स की होमोलॉगस सीरीज मीथेन से स्टार्ट होते हैं. मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन. और एल्काइंस की होमोलॉगस सीरीज इथाइन से स्टार्ट होती है. इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन. C3H6 के बाद क्या आता है? C4H8. C2H6 के बाद क्या आता है? C3H8. और C2H2 के बाद आता है C3H4. और आंसर में भी आपको यही लिखना है. पार्ट बी. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग्स. कोई भी दो एडजेसेंट जो होमोलॉग्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है. पहले हम कुछ एडजेसेंट होमोलॉग्स लिखते हैं जैसे C3H6 के बाद C4H8, इसके बाद
C5H10, यहाँ पर C2H6 के बाद C3H8, C4H10, यहाँ पर C4 है, यहाँ पर C3 है, यहाँ से एक कार्बन इंक्रीज होता है। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं। इसी तरह यहाँ पर C4 है, यहाँ पर C5, यहाँ पर भी एक कार्बन इंक्रीज होता है। यहाँ पर H8, यहाँ पर H10, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं। इसी तरह यहाँ पर C2, यहाँ पर C3, यहाँ पर भी एक कार्बन इंक्रीज होता है। यहाँ पर H6, यहाँ पर H8, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं। यहाँ पर C3 है और यहाँ पर C4, यहाँ पर एक कार्बन इंक्रीज होता है। इसी तरह यहाँ पर H8 है, यहाँ पर H10, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं। C4H8 में C3H6 से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसी तरह C3H10 में C4H8 से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। जो भी होमोलॉगस सीरीज होगी उनमें जो एडजेसेंट होमोलॉगस होंगे वो CH2 से डिफ़र करेंगे। और पार्ट बी में हमें इसी CH2 का मॉलिक्यूलर मास लिखना है। कार्बन का मास क्या होता है 12 और हाइड्रोजन का 1। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स +2 विच इज़ इक्वल टू 14। पार्ट बी का आंसर होगा 14 AMU। पार्ट सी, बाय हाउ मनी कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स डू एनी 2 एडजेसेंट होमोलॉगस डिफर। कोई भी 2 एडजेसेंट होमोलॉगस कितने कार्बन एटम्स और कितने हाइड्रोजन एटम्स से डिफर करता है। पार्ट बी में आपने देखा कोई भी 2 एडजेसेंट होमोलॉगस CH2 से डिफर करते हैं। सो ऑप्शन सी का आंसर होगा एनी 2 एडजेसेंट होमोलॉगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। और पार्ट ए, एक्सप्लेन द टर्म आइसोमर्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर की डिफिनीशन लिखनी है और एक आइसोमर की एग्जांपल भी लिखनी है। पार्ट बी, राइट द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइसोमर्स की स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखनी है 2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन आइसोमर ऑफ C7H16। C7H16 के किसी एक आइसोमर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पार्ट सी, हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स आर पॉसिबल। C3H8 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, C4H10 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, C5H10 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं और C6H14 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। आपको सिर्फ लिखना है कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, क्या क्या है वो नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 36, डिफाइन न्यूट्रिशन। वाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है और साथ ही लिखना है न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी क्यों है। पार्ट बी, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन ईच मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद एग्जांपल। न्यूट्रिशन के डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और इन टाइप्स को एग्जांपल्स से एक्सप्लेन करना है। और पार्ट ए, नेम द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ड्रॉ द डायग्राम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स का नाम लिखना है और इनकी डायग्राम भी बनानी है। पार्ट बी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम